हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जीएफआर का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो इसमें गवर्नमेंट अकाउंट मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि गवर्नमेंट अकाउंट तीन टाइप के होते हैं। एक तो कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड और एक पब्लिक फंड। ठीक है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इसको गवर्नमेंट अकाउंट को बनाता कौन है, और अगर बना भी दिया हम क्यों बना रहे हैं, हम किसको प्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। तो ये इसका जो मेन मैंडेट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है तो उसका हमें अकाउंट भी तो देना चाहिए कि फाइनल लास्ट ईयर में कि हमने कितना खर्चा कहाँ किया और कहाँ से हमें कितनी इनकम हुई। तो गवर्नमेंट को ये बताना होता है अपने पब्लिक को। तो ये एवरी ईयर बनते हैं अकाउंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। अकाउंट दो तरह के होते हैं, फाइनेंस अकाउंट और एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एनुअल अकाउंट्स, जो अभी हम इसी चैप्टर में आएगा आगे। ये एनुअल अकाउंट्स में क्या शो करता है, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। इट मीन्स कि रिसिप्ट कितनी हुई है और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है गवर्नमेंट का। सरप्लस और डेफिसिट, या सरप्लस तब होगा अगर रिसिप्ट ज़्यादा आई है और खर्चा कम हुआ है। डेफिसिट तब होगा जब खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो गया और रिसिप्ट कम आई है। और इसमें एक और चीज़ आती है, चेंजेस इन द गवर्नमेंट लाइबिलिटीज एंड एसेट्स। अब गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर करती है ऑन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, कोई बिल्डिंग बनानी है, कोई लैंड एक्वायर किया है तो वो एसेट्स में आ जाएगा। और लाइबिलिटीज, गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है एक्सटर्नल से या फिर इंटरनल डोमेस्टिक मार्केट से, तो वो सब जो भी चेंज हो रही स्टेटमेंट चेंज हो रही है लाइबिलिटीज एसेट्स में गवर्नमेंट की, वो सब अकाउंट्स वो हमें शो यूनियन को शो करना होता है। तो ये अकाउंट्स प्रिपेयर कौन करता है, प्रिपेयर करता है सीजीए और इसको सर्टिफाई करता है सीएजी। ये अभी हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे। और ये जो ये अकाउंट्स होते हैं ना, ये सीजे तो प्रिपेयर करता है, सीएजी को सर्टिफाई करता है, और सीएजी सर्टिफाई करने के बाद वो कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस बनाता है और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपोर्ट में सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किस टाइम पीरियड के अंदर करना होता है, 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर कोशिश रहनी चाहिए कि वो सबमिट हो जाए। और जो प्रेसिडेंट है वो उसको पार्लियामेंट में फिर इसको ले डाउन करता है। तो ये फॉर्म ऑफ अकाउंट जो है ये आर्टिकल 150 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है उसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं। तो ये ध्यान रखना कि अकाउंट अकाउंट जो प्रेसिडेंट बताएगा कि किस फॉर्म में रखने हैं, वो किसकी एडवाइस लेगा, सीएजी की एडवाइस लेगा। और क्या हुआ, अभी पहले तो सीएजी ही अकाउंट्स बनाता था, लेकिन 1976 से सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा था कि जो सीजी है वो कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। ऑप्शन थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, नन ऑफ द अबव। तो इसमें ध्यान रखना कि सीजीए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है उसका। तो क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने सीजीए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि वो अकाउंट्स मेंटेन करेगा, और जो भी कोई भी रूल्स वगैरह है उसके तो वही बनाएगा अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए सीजीए। ये प्रेसिडेंट ने सीजीए को पावर दी है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें ना अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990 में दिए हुए हैं। गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स जो है ये आर्टिकल 150 जो है अभी बताया था ऊपर, आर्टिकल 150 इसी के अंडर ही बनाए गए हैं ये। और नेक्स्ट है अकाउंटिंग रूल फॉर ट्रेजरीज, अकाउंट कोड वॉल्यूम 3। इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए अकाउंट्स बनाए जाते हैं। और डिटेल्ड जो प्रोसीजर है, मतलब कि हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं। जैसे अब आपको पता होगा कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, जैसे जी इसका होता है कि जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की किसी भी अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। ये कॉमर्स में आता है कि जैसे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है तो वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है। वैसे गवर्नमेंट अकाउंट्स को बनाने के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सा अकाउंट की कहाँ एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ बुकिंग करनी है और कब बुकिंग करनी है। तो ये सब इन इन बुक्स में दिया हुआ है। और बाकी डिटेल्ड में जो कुछ भी चाहिए गाइडलाइंस वो डिपार्टमेंट की मैनुअल्स होती हैं उसमें दिया होता है। जैसे पोस्टल अकाउंट्स मैनुअल है उसमें दिया होता है, और लेट डाउन इन द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स मैनुअल। सभी डिपार्टमेंट के अकाउंट्स मैनुअल होते हैं उसमें दिया होता है। नेक्स्ट आता है कैश बेस्ड अकाउंटिंग। जो गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं वो कैश बेसिस पे बनते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे अब एक्रूवल बेसिस होता है, एक्रूवल बेसिस में कि पैसा हमारे पास नहीं भी आया लेकिन हम एंटिसिपेट कर लेते हैं कि यस फ्यूचर में हमें ये पैसा मिलेगा, तो वो हम उसे इनकम मान लेते हैं। पर ऐसा इस गवर्नमेंट अकाउंट के केस में नहीं है। गवर्नमेंट के केस में सिर्फ कैश बेस्ड अकाउंटिंग ही फॉलो होती है। लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो ऑथराइज्ड हैं। वो भी कौन ऑथराइज करता है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है सीएजी की इंस्ट्रक्शंस एडवाइस पे। तो कुछ इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी कैश बेस्ड अकाउंटिंग ही रहता है हमारा अकाउंट्स गवर्नमेंट का। पीरियड ऑफ अकाउंट्स, ये फाइनेंशियल ईयर के बनते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। और करेंसी का बताया हुआ है इसमें, करेंसी आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपी, इसी फॉर्म में बनाई जाएंगी। अगर सपोज कि हमारी कोई फॉरेन की कोई ट्रांजेक्शन्स हैं तो फॉरेन की ट्रांजेक्शन्स भी इंडियन रुपीज़ में ही दिखाई जाएंगी हमारे गवर्नमेंट अकाउंट्स में। उनको कन्वर्ट कर लिया जाएगा इंडियन रुपीज़ में, फिर उसके बाद गवर्नमेंट अकाउंट में लिखा जाएगा। अब नेक्स्ट आता है मेन डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स। गवर्नमेंट अकाउंट मैंने आपको बताया था 3 तरह के होता है, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी और पब्लिक अकाउंट। इसको 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। अब ये पूरा इसमें यही डिवाइड किया हुआ है, कंसोलिडेटेड फंड के अंदर क्या आता है, कॉन्टिजेंसी फंड के अंदर क्या आता है, पब्लिक अकाउंट के अंदर क्या आता है। तो वो मैं भी आपको चार्ट के थ्रू दिखाऊंगी। सो ओके, दिस इज अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, गवर्नमेंट अकाउंट्स। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये गवर्नमेंट अकाउंट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कंसोलिडेटेड फंड है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, ये 3 पार्ट्स हो गए। कंसोलिडेटेड फंड में 2 डिवीजन है, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में क्या आएगा, रेवेन्यू को फिर सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल को क्या हुआ है, रिसिप्ट, कैपिटल, एक्सपेंडिचर। कैपिटल में फिर क्या आ जाएगा, पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेज। ठीक है। अब और ये साथ में पब्लिक अकाउंट का देख लो, पब्लिक अकाउंट में ये सब आता है, अभी मैं डिटेल में बता देती हूँ।
रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट इज नॉर्मल द रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, जीआईए इज ग्रांट इन एड। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से। टैक्स कौन कौन से होते हैं? जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉपर्टी, या कोई भी टैक्स होगा वो इस हेड के इसके अंडर बुक किया जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। और नेक्स्ट आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या आएगा? डिविडेंड हो गया, कोई प्रॉफिट हो गया, कोई भी इंटरेस्ट इनकम होगी तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। नेक्स्ट आएगा ग्रांट इन एड, कि सपोज कि कोई गवर्नमेंट है, उसने इंडियन गवर्नमेंट को ग्रांट दी है, तो वो इसके अंडर सेक्टर में आ जाएगा। ये जो सेक्टर है ना 14 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेक्टर है ABCD EFGHIJKLMN। तो ये एन जो है ये टोटल सेक्टर्स हैं, इसमें डिवाइड किया हुआ। जैसे पहले तो 3 पार्ट बना दिए, फिर डिवीजन बना दिए, रेवेन्यू और कैपिटल, फिर सेक्शन बना दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेस, फिर सेक्टर बना दिए 14। अब इसको क्या है ना मेजर हेड में डिवाइड किया हुआ है, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स और ग्रांट इन एड भी 4 डिजिट्स का होता है मेजर हेड। तो ये मैं भी आपको डिटेल में दिखाऊंगी। रिसिप्ट, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया। अब एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट अलग अलग सर्विसेज पे करती है, जनरल सर्विसेज, सोशल, इकोनॉमिक और ग्रांट इन एड। इसको भी 4 भाग में डिवाइड कर दिया सरकार ने। जनरल सर्विसेज, जनरल कोई भी जनरल आ जाएंगी। सोशल जो भी हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो गवर्नमेंट सोशल सर्विसेज करते हैं, सोशल सिक्योरिटी पे, वो आ जाएंगी। इकोनॉमिक सर्विस जिसमें गवर्नमेंट को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिटेबल, जैसे कि जो जो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सर्विसेज दी जाती हैं, वो इसमें आ जाएगा। डी ग्रांट इन एड, अगर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जैसे ग्रांट देती है, किसी को भी दे सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को या फॉरेन गवर्नमेंट को, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है ग्रांट इन एड। ये याद रखना कि ग्रांट इन एड हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आता है। ये हमेशा ग्रांट इन एड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, लेकिन अगर कोई स्पेशल ऑर्डर निकला प्रेसिडेंट का तो ही इसको कैपिटल में लेंगे, नहीं तो ये हमेशा ग्रांट इन एड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगी। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटेड फंड का ही पार्ट है कैपिटल। अब जैसे रेवेन्यू और कैपिटल 2 डिवीजन डिवाइड किए हुए हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो नॉर्मल आमतौर का खर्चा होता है, जिसमें कोई भी नया एसेट नहीं बनता। लेकिन कैपिटल में क्या है कि नया एसेट बनेगा, या फिर कोई उधार है, बोरिंग है, वो सरकार की कम हो रही है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। रेवेन्यू में ऐसा नहीं होता। रेवेन्यू मतलब आमतौर पर नॉर्मल खर्चे से स्कीम्स पे खर्चा कर दिया, जिसमें कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा, तो वो रेवेन्यू में आएगा। तो अब कैपिटल में 3 पार्ट्स हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स हो सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेस। अब कैपिटल में जैसे रिसिप्ट होगी, जैसे कैपिटल रिसिप्ट्स होगी, तो उसका कोई भी कैपिटल, सपोज कि गवर्नमेंट ने लोन दिया हुआ था किसी को, तो वहाँ से रिसिप्ट आ गई, मतलब गवर्नमेंट का जो था वो रिसिप्ट आ गई, तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कोई एसेट क्रिएशन किया है या लायबिलिटी कम किया है, तो वो इसमें आ जाएगा। ये अलग अलग सेक्टर है जो भी बताए थे, सेम ही है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के सेक्टर्स। नेक्स्ट है पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेस। अब क्या किया गवर्नमेंट ने, पब्लिक डेट लिया है, तो वो इसमें आ जाएगा कि वो सपोज कि गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू किए हुए थे, तो ट्रेजरी बिल को उसको फाइनल पेमेंट भी करनी होगी जब वो मैच्योर हो जाएंगे, तो वो इसमें आ जाएगा। लोन एंड एडवांसेस, अगर उसकी पेमेंट की है तो वो इसमें आ जाएगा। इंटर स्टेट सेटलमेंट्स ये डिटेल में पढ़ेंगे। और एप्रोप्रिएशन टू कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये एच सेक्टर है। तो अब ये जो होता है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में एप्रोप्रिएशन कहाँ से होता है? वो कंसोलिडेटेड फंड से होता है, उसमें कैपिटल डिवीजन से होता है, एच सेक्टर में आता है ये ध्यान रखना। कॉन्टिजेंसी फंड 8,000, इसका जो मेजर हेड है वो 8,000 है। यहाँ से अप्रोप्रिएट करके कॉन्टिजेंसी फंड में डाल दिया जाता है पैसा। पब्लिक अकाउंट ये पब्लिक का ही पैसा होता है, और इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है कि इसको पे करना है फ्यूचर टाइम में। जैसे कि सेविंग अकाउंट्स होते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग स्कीम्स जो गवर्नमेंट के अलग अलग हैं, या तो उनकी पेमेंट करनी होगी तो वो पब्लिक अकाउंट में आएगा, उनका जो भी बैलेंस है। रिजर्व फंड, जैसे गारंटी रिडेम्पशन फंड होता है, सपोज गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी कि किसी PSU को लोन के रिगार्डिंग, तो वो रिजर्व बनाती रहती है गवर्नमेंट की, इन केस अगर वो लोन रिपे नहीं कर पाया तो हमें भरपाई करनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को, तो वो रिजर्व फंड क्रिएट कर देते हैं। देन के सेक्टर आता है डिपॉजिट एंड एडवांसेज, जो भी पब्लिक डिपॉजिट होते हैं वो इसके अंदर आएंगे। सस्पेंस हेड होता है। सस्पेंस हेड ये होता है कि जहाँ कहीं भी बुकिंग नहीं हो पा रही, किसी भी हेड में समझ नहीं आ रहा किसमें बुकिंग जाए, तो एक बार सस्पेंस में बुक कर देते हैं, उसके बाद फिर उसको एडजस्ट कर देते हैं। देन इज रेमिटेंसेज। रेमिटेंसेज इज द रेमिटेंस जो गवर्नमेंट देती है, फ्री ट्रांसफर्स होगी जैसे, तो वो रेमिटेंस में आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस जो गवर्नमेंट का है वो इस सेक्टर में आएगा। ठीक है, तो अभी ये हमने ये तो देख लिया इसका कि कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। अब हम देखते हैं ये जो मेजर हेड्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0005 से 1999, ये रेवेन्यू रिसिप्ट के अंडर आते हैं। तो ये किस बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं कि हमें कौन सा रेवेन्यू में डालना है, कौन सा एक्सपेंडिचर में डालना है, कौन सा हेड, वो हम देख लेते हैं। मतलब किस बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं। ये रहा, जैसे मेजर हेड है, मेजर हेड क्या डिनोट करता है? वो फंक्शन डिनोट करता है गवर्नमेंट का, कि वो किस फंक्शन पे स्पेंड कर रही है गवर्नमेंट, मेजर फंड। तो ये 4 डिजिट्स का होता है, यहाँ पे ये बताया था। उसके बाद सब मेजर हेड रहते हैं, वो सब फंक्शन को डिनोट करते हैं। माइनर हेड प्रोग्राम को, ये 3 डिजिट्स का होता है। सबऑर्डिनेट हेड, इसको सब हेड भी बोलते हैं, ये स्कीम को। डिटेल हेड, ये सब स्कीम को। ऑब्जेक्ट हेड, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, इसको मैं बता देती हूँ। ये जैसे हम ऊपर पढ़ते हैं LMMHA, ये लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स होते हैं कुछ। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड्स, ये जो PDF अभी मैंने खोली है, ये है लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स। ये गवर्नमेंट ने इशू की हुई है, CGA ने। इसमें ये बताया हुआ है कि कौन सा फंड कहाँ पे बुकिंग होगी। जैसे अब ये है कंसोलिडेटेड फंड, अभी जो हमने पढ़ा पार्ट 1, उसका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू अकाउंट में आता है उसका रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी थी? टैक्स रेवेन्यू हमने देखा था ये पार्ट।
अब उसमें जीएसटी आ गया रेवेन्यू में। अब जीएसटी के मेजर हेड है सेंट्रल जीएसटी का, फिर स्टेट जीएसटी का ये दिया हुआ 0006, ऐसे सभी के मेजर हेड दिए हुए हैं यहाँ पे टैक्स रेवेन्यू के। ऐसे ही अलग अलग टैक्स होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर प्रॉपर्टी कैपिटल पे। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया, जैसे कि अदर फिजिकल सर्विसेज इंटरेस्ट रिसिप्ट होगी। अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू आ गया जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन, पुलिस, जेल, ये सब जनरल सर्विसेज में आएंगी। जनरल सोशल में ये आ गया हेल्थ से रिलेटेड, वाटर सप्लाई, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक सर्विस आ गई जैसे कि क्रॉप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ, ये सब उसमें आ गया। अब नेक्स्ट आ गया एक्सपेंडिचर, इनके सभी के मेजर हेड दिए हुए हैं, जैसे 10454 ये मेजर हेड आ गए। देन एक्सपेंडिचर हेड होते हैं जो भी रेवेन्यू में पढ़ा था हमने, रेवेन्यू रेवेन्यू जैसे एक्सपेंडिचर हेड दिखाया था ना अभी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये देख लेते हैं। इसमें जनरल, इसमें भी ये सब आ गया। पार्लियामेंट भी खर्चा कहाँ होगा, जनरल सर्विसेज का, जो सरकार चल रही है उनकी सैलरीज भी पे करनी है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, जो भी लेजिस्लेचर में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ये सब है उनकी सैलरी पे करनी है। फिजिकल सर्विसेज तो ये सब एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। सोशल सर्विसेज में क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, अभी बताया ही था आपको। इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, एलाइड एक्टिविटी, रूरल डेवलपमेंट, स्पेशल एरिया प्रोग्राम, ये सब इकोनॉमी में। एक्सपेंडिचर हेड देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट हमने जनरल सर्विसेज का पढ़ा था अभी, सेक्टर्स ए, फिर सोशल सर्विसेज का, इसके अलग अलग हेड दिए हुए हैं मेजर हेड्स। देन यहाँ पे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ये हम ग्रांट इन एड आ गया एंड कंट्रीब्यूशन। ई पब्लिक डेट अभी जो ये हाँ देखा था यहाँ पे ना, पब्लिक डेट, लोन एंड एडवांसेस, इधर इंटरनल डेट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट, लोन एंड एडवांसेस, ये सब दिए हुए हैं। नेक्स्ट आता है इंटर स्टेट सेटलमेंट, फिर आता है ट्रांसफर टू कॉन्टिजेंसी फंड, एप्रोप्रिएशन जो रहेगा वो 7999 में आएगा। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंसी फंड, इसका एक हेड बताया था। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट में जैसे स्मॉल सेविंग प्रोविडेंट फंड बताया था, आई सेक्टर है इसका। इसमें जैसे स्टेट प्रोविडेंट फंड, पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस फंड, अदर सेविंग स्कीम। रिजर्व फंड आ गया, रिजर्व फंड जैसे बताया था आपको कि कोई भी जैसे डेप्रिसिएशन का बन गया, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फंड, ये अलग अलग रिजर्व फंड दिए हुए हैं। डिपॉजिट एंड एडवांसेस, इसका के सेक्टर है। सिविल डिपॉजिट, रेलवे के डिपॉजिट, अलग अलग डिपॉजिट है, बियरिंग इंटरेस्ट एंड नॉट बियरिंग इंटरेस्ट। नेक्स्ट है एडवांसेस, सस्पेंस एंड मिसलेनियस में आ गया। सस्पेंस अकाउंट भी अलग अलग होता है, डिफेंस का अलग होता है, रेलवे का अलग, पोस्टल, टेलीकॉम अलग अलग रहेगा। रेमिटेंसेज आ गया, रेमिटेंस में मनी ऑर्डर आएगा, या फिर कोई भी एजेंसी अरेंजमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है वो एजेंसी फंक्शंस करते हैं तो उसका भी रेमिटेंस आएगा। इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट, जो मैं कह रही थी कि इसकी कैश में पेमेंट नहीं होती, पर कुछ इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट अकाउंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं सीएजी की कंसल्टेशन पे, वो ये सब आएगा। जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में भी कुछ ट्रांजेक्शन होती है पर वो मनी में पेमेंट नहीं होती उनकी, वो सिर्फ एडजस्ट कर देते हैं अकाउंट्स को, ये आरबीआई ही करता है इंटर गवर्नमेंट एडजस्टमेंट। तो ये सब रेलवे के साथ कुछ भी एडजस्टमेंट हो गया, पोस्टल, डिफेंस के साथ ये सब आएगा। एक्सचेंज अकाउंट्स, फिर आता है एन सेक्टर, लास्ट है कैश बैलेंस। अब ये 4 डिजिट्स का क्या हो गया, मेजर हेड, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में दिया होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मेजर हेड हो गया 0005, इसके बाद इसके माइनर हेड्स होते हैं, जैसे 101, 102, ये माइनर हेड्स हैं। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। अब हम करते हैं ये, और दिखा देती हूँ मैं आपको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक ऑब्जेक्ट हेड जो है, ऑब्जेक्ट हेड हमारा लास्ट होता है। इसमें फाइनल जो एप्रोप्रिएशन होगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि स्पेसिफाइड फंड जो किस यूनिट में जाकर फाइनल बुकिंग होगी उसकी, तो वो यहाँ पे आएगा, वो हम देख लेते हैं। डीएफपीआर में दिया हुआ है ये, डीएफपीआर का रूल 8 है, प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन, इसको ऑब्जेक्ट हेड भी बोलते हैं। इसमें यहाँ बताया हुआ है जैसे मेजर हेड, सब मेजर, ये ऑब्जेक्ट हेड यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके अनेक्शर 1 है, डीएफपीआर का ही खोला ये मैंने, इसमें ऑब्जेक्ट हेड दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि सैलरीज है, सैलरीज कहाँ पे बुक होगी, किस ऑब्जेक्ट हेड में बुक होगी, 01 में बुक होगी। सैलरी गवर्नमेंट की एम्प्लॉइज की सैलरी होती है, कोई भी स्टाइपेंड या इंटर्न्स को देना है तो वो सब इस हेड के अंदर ही बुक होगी, चाहे वो किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट की हो। मेजर हेड अलग हो सकता है पर ऑब्जेक्ट हेड सभी सैलरीज का यही होगा, 01। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट हेड बनाए हुए हैं, 02, 05, 06, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एलटीसी का 08, पेंशन का 04, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस, रेंट, रेट एंड टैक्स, रेंट फॉर अदर्स जैसे 18 आ गया, ठीक है। ये सब आप देख सकते हो, कोड हेड दिए हुए हैं। ग्रांट इन एड का 31 होगा, ऐसे पूरी डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कैपिटल का अलग से दिया हुआ है, अगर मोटर व्हीकल पे एक्सपेंडिचर हो रहा है 51 में बुकिंग होगी उसकी, ऑब्जेक्ट हेड, ठीक है। ये हमने कर लिया। तो हमने ये पार्ट देख लिया इसका, मेन डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ अकाउंट्स। इसमें जो भी मैंने बताया वो सभी है। अब इसमें ये सेक्शन, आर्टिकल नंबर याद रख लेना, आर्टिकल 267, ये इसमें कॉन्टिजेंसी फंड सेटअप किया है। और जो सेक्शन 48 है यूटी एक्ट 1963 का, इसमें यूटीज़ का कॉन्टिजेंसी फंड बनाया गया है। बाकी ये मैं आपको इसके ऊपर भी सब कुछ बता दूंगी कि किस सेक्शन आर्टिकल में, आप सब कमेंट कर देना आपको जो भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो। ये भी मैंने आपको बता दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस, इसमें ये मेजर हेड्स ये सभी है, ये भी मैंने आपको चार्ट के थ्रू बताया था। अगर आपको इसकी कोई पीडीएफ चाहिए या चार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है।
अथॉरिटी टू ओपन अ न्यू हेड ऑफ अकाउंट। अब ये सीजीए ने तो बता दिया कि सीजीए ने मेजर हेड बता दिया, माइनर हेड बता दिए। अब उसके बाद कोई सपोज नई सर्विस आ गई या कोई किसी और नई चीज़ पे खर्चा करना है सरकार को, तो उसके लिए हेड कौन ओपन करेगा? उसके लिए किसको पावर दी हुई है इस चीज़ की? तो इसमें ये बोला है कि जो ऑब्जेक्ट हेड है, ऑब्जेक्ट हेड्स जो हैं वो तो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास ही पावर है उन हेड को खोलने की, और वो भी सीएजी की एडवाइस के बाद ही ये नए ऑब्जेक्ट हेड खोले जा सकते हैं। उसके बाद आता है फिर मिनिस्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास क्या पावर है, क्या वो कौन सा हेड खोल सकते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट क्या खोल सकते हैं, सब हेड और डिटेल हेड एज रिक्वायर्ड इन कंसल्टेशन विद बजट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ जो सब इन्होंने बताया सब हेड और डिटेल हेड खोल सकते हैं। सब हेड और डिटेल हेड कौन से होते हैं? ये वाले सब हेड और डिटेल हेड जो स्कीम और सब स्कीम पे एक्सपेंडिचर किया जाता है इनका। तो इस पे यहाँ पे ना एक मिनट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सब स्कीम का यहाँ पे 4 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 डिजिट्स का होता है डिटेल हेड, क्योंकि ये टोटल जो है 15 डिजिट्स का रहेगा। मेजर हेड 4 डिजिट्स का होता है, माइनर हेड 3 डिजिट्स का होता है, और बाकी सब 2 डिजिट्स के रहेंगे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सो प्लीज इसको देखना। उनके जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट खोल सकते हैं, उसमें किसके पास पावर है? प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस होता है ना, जो जो मेन हेड ऑफ द अकाउंट ऑफिस होता है उसको प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस बोलते हैं, तो वही खोल सकते हैं सब हेड और डिटेल हेड। और ये पब्लिक अकाउंट के अंदर बताया हुआ है इन्होंने कि प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया खोल सकते हैं प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिस। लेकिन अगर इसके अलावा विद इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई और सब डिटेल हेड खोलना है तो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट खोल सकते हैं, पर फिर भी बजट डिवीजन का मंजूरी लेनी जरूरी है। और हाँ, इन्होंने कहा है अब जो बजट हेड हम खोल रहे हैं वो रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के उसके बेसिस पे होना चाहिए। जो भी अप्रोप्रिएशन ऑर्डर होगा वो सब रूल्स के बेसिस पे होगा, क्लासिफिकेशन पे। ऐसे नहीं कि अगर टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू को कहीं और बुकिंग, टैक्स रेवेन्यू को कहीं और शो करना है क्लासिफाई, ऐसा नहीं करना। ये डिपार्टमेंटल ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करना और प्रॉपर वे में एक्सपेंडिचर करना इसका। और ये क्लासिफिकेशन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑल द बिल्स एंड चलान्स बाय ड्राइंग ऑफिसर्स। ये चैप्टर 3 में है, पूरा डिटेल में है कि ड्राइंग ऑफिसर की क्या जिम्मेवारी होती है। चार्ज और वॉटेड एक्सपेंडिचर, दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक चार्ज होता है और एक वॉटेड होता है। जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है वो कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 112 सबसेक्शन 3। ये चार्ज एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कुछ कुछ एक्सपेंडिचर है वो चार्ज है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वो पैसा जाएगा ही जाएगा। जैसे कि सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, सैलरी ऑफ जज, सैलरी ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये चार्ज एक्सपेंडिचर में आएगा। और भी बहुत सारे आइटम है चार्ज एक्सपेंडिचर के अंडर, और इसको इसकी वोटिंग नहीं होती लेजिस्लेचर में, इसकी वोटिंग नहीं होती। जबकि वोटेड एक्सपेंडिचर वो होता है जिसमें वोटिंग की जाती है लेजिस्लेचर, वहाँ पे सभी डिमांड रखी जाती है ग्रांट की, उसमें भी वोटिंग करते हैं सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि कौन से हेड कि उसके लिए पैसा इतना सही रहेगा नहीं रहेगा, इतना देना है पैसा नहीं देना, तो उसके ऊपर वोटिंग होगी। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर अलग होता है, उसमें कोई वोटिंग नहीं होती। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर के लिए डिस्कशन कर सकते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन वोटेड एक्सपेंडिचर में नहीं होता। वोटेड एक्सपेंडिचर जो है उसमें लोकसभा के मेंबर्स ही वोट करते हैं, लोकसभा से पास करवाना होता है। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये अभी हमने पढ़ाई था इसको, तो कि यहाँ पे ये था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर कि क्या फर्क होता है इनके। देखो सेक्टर तो सेम ही है, जनरल सोशल इकोनॉमिक ग्रांट इन एड। इसमें सिर्फ इतना फर्क है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एसेट को क्रिएट करने के लिए किया जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे एसेट को मेंटेन करने के लिए, ताकि फ्यूचर में वो बनी रहे, उससे काम चलता रहे। जैसे रिपेयर्स होगी, कोई बिल्डिंग तो खरीद ली गवर्नमेंट ने, अब बिल्डिंग को चलाने के लिए उसके लिए बिजली का खर्चा लगेगा, पानी का खर्चा लगेगा, कोई प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जबकि वो बिल्डिंग खड़ी की है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और सपोज कि अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट है, वो प्रॉपर्टी में ही डील कर रहा है, तो फिर वो उसमें नहीं आएगा, फिर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा, वो उसमें आएगा, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है नॉट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो डिपेंड करेगा कि ऑर्डिनरी कोर्स में वो खरीद रहा है या फिर जैसे बिल्डिंग है तो हाई वैल्यू एसेट, पर उसका पर्पस क्या है यूज़ करने का, वो उसको अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस के लिए रख रहा है, फ्यूचर सेल फर्दर सेल करने के लिए, फर्दर सेल करने के लिए रख रहा है, फिर तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही आएगा। ये सब कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो मुझे लगता नहीं जीएफ में इसको डिटेल में पढ़ाने की जरूरत है। नेक्स्ट बैंकिंग अरेंजमेंट। अब गवर्नमेंट ने ये तो कर लिया कि अकाउंट्स बनाने हैं, ये तो हमने डिस्कस कर लिया इसके ऊपर। अब बारी आती है कि जो गवर्नमेंट का जो कैश ट्रांजेक्शन है या डिजिटल ट्रांजेक्शन है वो कौन मेंटेन करता है? तो वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो बैंकर टू द गवर्नमेंट है, उसकी जिम्मेवारी है कैश बैलेंस गवर्नमेंट को मेंटेन करने की। और ये बैंकिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री या फिर उनके सबऑर्डिनेट ऑफिस को। वो कैसे करता है कि आरबीआई खुद तो कर नहीं सकता इतना कुछ, तो आरबीआई ने क्या किया, अपने कुछ एजेंट बैंक्स असाइन किए हुए हैं, उनके बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये आरबीआई ने किसकी कंसल्टेशन के साथ किया हुआ है? सीजीए की कंसल्टेशन के साथ आरबीआई ने नॉमिनेट किए हुए हैं अपने एक्रेडिट बैंक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के। तो जो भी पे एंड अकाउंट ऑफिस और उसके अंडर जो चेक ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर होते हैं, तो उनके अकाउंट्स बने होते हैं उन ब्रांचेज में जो आरबीआई ने एक्रेडिट की हैं। तो उन्हीं के थ्रू ही सभी ट्रांजेक्शन्स करनी है पेमेंट्स की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को। और कुछ भी रिसिप्ट भी अगर कलेक्ट करनी है तो उन्हीं अकाउंट्स के थ्रू ही, उन्हीं बैंक के थ्रू ही करनी है। लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है, यही बात ध्यान रखना, टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट का है वो सिर्फ आरबीआई ही कलेक्ट करेगी
थ्रू इट्स ऑन ऑफिस या फिर नॉमिनेटेड ब्रांच ऑफ इट्स एजेंट बैंक्स। इसके लिए अलग से आरबीआई ने की हुई है। अब जो डिटेल प्रोसीजर है वो मतलब आरबीआई के भी मैनुअल्स हैं कि कैसे करनी है सभी, तो प्रोसीजर डिटेल में दिया हुआ है वो आरबीआई की मैनुअल है, मेमोरेंडम ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। अब नेक्स्ट है पीएफएमएस, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। अब इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, इन सबका फाइनेंशियल इन सबका इतना करोड़ों में पैसा लगा हुआ है, तो इन सबको कैसे मैनेज करेंगे? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पीएफएमएस लॉन्च किया है। ये डिजिटल सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो भी बुकिंग्स वगैरह होती हैं गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के रिसिप्ट्स की, तो वो पीएफएमएस में ही की जाती है। इस पीएफएमएस को बनाया, इसको ऑन कौन करता है? सीजीए। ये सीजीए का बनाया, सीजीए का ही है पीएफएमएस। वो इसको देखता है। इसमें क्या क्या काम होता है पीएफएमएस में? कोई भी सैंक्शन बनाना, कोई भी बिल को प्रोसेस करना, पेमेंट करना उस बिल की, या कोई रिसिप्ट मैनेज करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो गवर्नमेंट जो भी स्कीम लॉन्च करती है उसमें गवर्नमेंट चाहती है कि डायरेक्ट जो बेनिफिशियरी है उसके पास पैसा जाए, तो वो भी पीएफएमएस के थ्रू ही करती है गवर्नमेंट। फंड फ्लो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी इसके अंडर आती है पीएफएमएस में। ये देखो कितना डिजिटल होने की वजह से, पीएफएमएस की वजह से कितना आसान हो गया गवर्नमेंट के लिए फाइनेंस को मैनेज करना। तो ऑल द मिनिस्ट्री सैंक्शन ग्रांट इन एड शैल रजिस्टर। अब इसमें ये बात आ गई, जैसे जो ग्रांट इन एड सैंक्शन करती है मिनिस्ट्री, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के थ्रू करवा रही है ना स्कीम, उनको वहाँ पे रजिस्टर करना जरूरी है पीएफएमएस पे, ताकि वो उसका ट्रैक कर सकते हैं फ्लो को, और वो डायरेक्टली उनके पास चला जाए, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के पास चला जाए, ताकि इंटरमीडिएरी कम से कम हो। तो ये जो पेमेंट रिलीज की जाती है जस्ट इन टाइम की जाती है बाय द मिनिस्ट्री। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, इसको हम थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये पीएफएमएस में अपलोड करना जरूरी होता है एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कोई भी रीअप्रोप्रिएशन ऑर्डर है, सरेंडर ऑर्डर है, ये भी पीएफएमएस के थ्रू ही जनरेट होता है। पीएफएमएस में जनरली क्या है ना, सभी ट्रांजेक्शन का, गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन का सभी वहीं पे ही अकाउंट होता है। तो अगर सपोज कि कोई खर्चा ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो जो भी उसके ऑर्डर निकलेंगे रीअप्रोप्रिएशन के, सरेंडर के, वो पीएफएमएस के थ्रू जनरेट हो जाएंगे। कितना ईजी भी होगा। ऑल ग्रांट इंस्टीट्यूशन सेल सबमिट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो अगर सपोज किसी को ग्रांट दी है, किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट को, तो उसको यूसी देना होता है अपना, भी हमने सही से यूटिलाइज किया वो फंड, तो वो भी पीएफएमएस में ही सबमिट करना होगा। अब नेक्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इन्होंने अलग से बना दिया। तो बस गवर्नमेंट ने यही कहा है कि मिनिमाइज करना है हमें इंटरमीडिएट लेवल्स को, ताकि पेमेंट में डिले ना हो। इसमें डीबीटी में इन काइंड और कैश ट्रांसफर दोनों दोनों आएंगे। और जो ट्रांसफर ऑफ कैश बेनिफिट है फ्रॉम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट शुड बी डन डायरेक्टली। ये डायरेक्टली कर देना है थ्रू या फिर थ्रू स्टेट ट्रेजरी अकाउंट, या फिर थ्रू एनी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डायरेक्टली टू द बेनिफिशियरीज। इसके अंडर करना है। इन काइंड ट्रांसफर टू इंडिविजुअल बेनिफिशियरी इंक्लूड स्कीम्स और कंपोनेंट। ये बस बताया हुआ इन काइंड में क्या क्या आता है। मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यूज करेंगे पीएफएमएस को कैश और इनकाइंड ट्रांसफर के लिए। इसके लिए इंस्ट्रक्शंस कौन ले डाउन करेगा? डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। सीजीए जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर ही आता है, तो वही देखता है पीएफएमएस को भी। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंडर आता है बेसिकली पीएफएमएस। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो इलेक्ट्रॉनिक यूसी है वो भी पीएफएमएस में जनरेट होगा। और जब पेमेंट जो फ्यूचर की सपोज की ग्रांट जो 5 साल के लिए दी हुई है, तो हर साल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना होता है कि हमने इस साल हमने इतना पैसा खर्च किया है, अब हमारे पास इतना पैसा पड़ा है, तो अभी आप और ग्रांट रिलीज मत करो गवर्नमेंट को। तो फिर गवर्नमेंट उसी बेसिस पे रिलीज करती है पैसा भी, अगर उन्होंने वो पैसा जो पहले दिया था वो खर्च कर दिया। ऐसे नहीं कि वो पैसा अभी भी पड़ा है फिर भी सरकार वो रिलीज करी जा रही ग्रांट, तो वो प्रॉपर चेक भी हो जाता है यूसी सबमिट करने से कि हाँ प्रॉपर जो फंड है उसका यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्जेस तो लगेंगे बैंक की पेमेंट में, तो वो तो वो पे करेंगे जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलेगी, उसके बेसिस पे उसको पेमेंट होगी। अब मैंने आपको पहले बताया, अब हम नेक्स्ट आगे पार्ट 2 पे एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स में क्या आता है? एक तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक आता है फाइनेंस अकाउंट। इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम कि इसमें ना हमें 3 चीज़ें देखनी है। इसको प्रिपेयर कौन करता है, इसके ऊपर साइन कौन करता है, और इसको सबमिट किसको किया जाता है, प्रेजेंट किसको किया जाता है, ये सब हम देखेंगे इसको। तो इसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, इसको देख लेते हैं। एनुअल अकाउंट्स में फाइनेंस अकाउंट्स आएंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। तो पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पढ़ लेते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कौन बनाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर्स। ये प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर बनाते हैं सीजीए की गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर। और इनको साइन कौन करता है? उनका जो सेक्रेटरी होता है ना, सीए यहाँ पे चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी कौन होता है एक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में? वो होता है सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो होता है वो चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी होता है। तो उसके साइन होने के बाद ही एप्रोप्रिएशन अकाउंट फाइनलाइज होंगे। इसको मैं डिटेल में दिखाऊंगी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीजें आती हैं क्या नहीं। पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोल के दिखाऊंगी 2023-24 का। फिर अब मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ने अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, तो उसको साइन कौन करेगा? उनका सेक्रेटरी। प्रिपेयर करेगा उनका पीएओ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, और साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी। उसके बाद कंबाइन एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। वो कौन कंबाइन करता है? कंसोलिडेट कौन करता है? सीजीए। ठीक है। अब जो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इनके एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कौन प्रिपेयर करता है और कौन साइन करता है? वही सेक्रेटरी ही करेंगे इनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री के। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के चेयरमैन होते हैं रेलवे बोर्ड के, वो इनको प्रिपेयर करेंगे और साइन करेंगे।
अब ये ध्यान रखना कि इनके जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट होते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इनको कंसोलिडेटेड उसमें नहीं दिखाया जाता। जो सीजे कंसोलिडेट करता है ना, वो इनके नहीं करता। ठीक है, तो मैं आपको ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स खोल के भी दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये हम सीजे की वेबसाइट पे आए, तो यहाँ पे आ गया एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स फॉर द ईयर 2023-24। तो यहाँ देख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में जाते हैं हम। सबसे पहले समरी ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स आ गया इसमें। इसमें किस बेसिस पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाए जाते हैं। जैसे अब ये पार्लियामेंट में जैसे डिमांड फॉर ग्रांट रखी जाती है, तो वो ग्रांट के अंडर इशू किया जाता है पैसा। अब जैसे डिमांड नंबर 1 है, ये इस डिपार्टमेंट की एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर, तो इसमें वॉटेड एक्सपेंडिचर इतना दिया था और इसमें इतना दिया था, लेकिन एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इतने रेवेन्यू में इतना हुआ, कैपिटल में इतना हुआ। और सेविंग्स सेविंग्स यहाँ पे आ गई। रेवेन्यू जो अलॉट किया गया था और एक्सपेंडिचर इतना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे सेविंग्स आ जाएंगे। सेविंग भी हो सकता है या फिर एक्चुअल एक्सेस भी हो सकता है कि मतलब ज़्यादा खर्चा हो गया। इसमें क्या है कि खर्चा कम है, आप देखना खर्चा यहाँ कम है और अलॉटमेंट ज़्यादा की हुई थी, तो यहाँ पे सेविंग्स आ गई। ऐसी कैपिटल के केस में आएगा, यहाँ देख सकते हो आप, ये रहा कैपिटल। कैपिटल में अलॉटमेंट ज़्यादा है, खर्चा कम है, तो यहाँ पे कैपिटल की सेविंग्स होगी। तो ये डिमांड नंबर 1 इसमें वोटेड का दिखा दिया। अब इसमें चार्ज एक्सपेंडिचर, चार्ज अलॉटमेंट नहीं है। चार्ज अलॉटमेंट शायद हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट में ना हो, तो अब नेक्स्ट देख लो। अब इसमें इस डिपार्टमेंट में चार्ज और वोटेड दोनों है। चार्ज में इतना रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर इतना है, कैपिटल में कोई भी चार्ज नहीं है। ऐसे सभी डिपार्टमेंट की यहाँ दिए हुए हैं, ग्रांट नंबर दिए हुए हैं। ये समरी खोली हुई है सभी की, सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की दी हुई है। ये अभी मैंने बताया था ना, आपको मिनिस्ट्री वाइज बनती है, उसके बाद कंसोलिडेट कर दिया सीजीए ने, तो सभी मिनिस्ट्री की ग्रांट दी हुई है यहाँ पे, लेकिन कंसोलिडेट रूप में दी हुई है। अब मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, जो पोस्टल है ना, पोस्टल डिपार्टमेंट की, पोस्टल डिपार्टमेंट की ग्रांट नंबर 12 होती है, तो वो इसके अंदर नहीं है। देखो 11 के बाद सीधा 13 आ गया, तो 12 नंबर पोस्टल की होती है, तो पोस्टल की कंसोलिडेट नहीं करता सीजीए। जो पोस्टल के एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो अलग से पोस्टल अकाउंट से बना, पोस्टल जो डिपार्टमेंट है वही बनाता है और वही सब कुछ होता है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और डिफेंस का भी बताया था मैंने, इसके अंदर नहीं दिया हुआ वो भी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा दिए। ये समरी दिखाई थी मैंने। ऐसे अगर आप एक एक का खोल के देखोगे, जैसे सपोज हम इसका ही खोल के देख लेते हैं, टेलीकॉम मिनिस्ट्री का, टेलीकॉम डिपार्टमेंट का खोल के देखते हैं। ग्रांट नंबर 13 है, इसमें क्या बताया हुआ है कि रेवेन्यू में वोटेड इतना था, ओरिजिनल इतना था, सप्लीमेंट्री इतना था। अब इसमें क्या होता है ना कि सपोज कि ओरिजिनल जो बजट पास होता है तो उसमें पैसे कम पड़ जाते हैं, तो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट होता है, ये दिसंबर या फिर मार्च के महीने में पास की जाती है ग्रांट। तो इन्होंने ओरिजिनल जब शुरू में जब वोट हुआ था तो इतने पैसे मांगे थे, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि खर्चा ज़्यादा होगा हमारा, अभी कम पड़ जाएंगे पैसे, तो उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट ले ली। टोटल ग्रांट इतनी होगी इनकी। इसके बाद एक्सपेंडिचर कितना किया इन्होंने, इतना ही किया, कम किया, तो इतनी सेविंग्स आ गई। तो अमाउंट सरेंडर, इन्होंने कुछ अमाउंट सरेंडर भी किया। सरेंडर करना होता है अमाउंट, अगर पैसे हमें लगता है कि बचने वाले हैं बिल्कुल, वो मार्च के महीने में सरेंडर किया जाता है पैसा। तो ये सीजीए डिसाइड करता है अपने टाइम टेबल के हिसाब से कि कब कब कितना कैसे अकाउंट बनाने हैं, उसका सब कुछ। ऐसे कैपिटल का बताया हुआ इन्होंने, वोटेड इतना था, ओरिजिनल सप्लीमेंट्री, तो अमाउंट सरेंडर ड्यूरिंग द ईयर। फिर नोट्स एंड अकाउंट्स है कि सेविंग्स हमारी क्यों हुई, सप्लीमेंट्री हमने क्यों, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने क्यों मांगा था, तो ये नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये मिनिस्ट्री वाइज है, ये देखो डिपार्टमेंट, हमने अभी डीओटी की ग्रांट खोल के देखी थी, ग्रांट नंबर 13। तो ये उनका जो सेक्रेटरी है ना डीओटी का, उन्होंने बनाई है ये। जैसे हमने यहाँ भी देखा था, प्रिपेयर्ड बाय प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर, लेकिन साइन किसने किया, सेक्रेटरी ने किया इसको। फिर सेक्रेटरी ने सीजीए को सबमिट कर दिया, सीजीए ने यहाँ पे आके सारा कुछ कंसोलिडेट कर दिया अपना एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अब ऐसे यहाँ दी हुई है, सभी ग्रांट दी हुई है, देखो कितने सारी है। अब देखते हैं हम यहाँ, ये स्टेटमेंट ऑफ रिकवरीज होती है, स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स हेल्ड अंडर ऑब्जेक्शन। तो स्टेटमेंट ऑफ रिकवरीज इसमें देख लेते हैं क्या है। रिकवरीज ये बेसिकली ये होती है कि सपोज कि जो गवर्नमेंट है ना वो पेमेंट ज़्यादा कर देती है, गवर्नमेंट को पैसा भी आना है, गवर्नमेंट ने पहले ही खर्चा कर दिया, लेकिन उसकी रिकवरी होगी। रिकवरी का मतलब कि जो जिसके ऊपर खर्चा किया था वो पेमेंट करेगा उसके वापस गवर्नमेंट को, तो वो इसको अलग से रिकवरी में शो कर देते हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर है, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया था कि हमारे पास इतने पैसे आएंगे, ठीक है, और रेवेन्यू में, लेकिन एक्चुअल में आया कितना, इतने पैसे आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कम पैसे आए हैं थोड़े, तो यहाँ पे ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। और जबकि हमने एस्टिमेट किया था कि कैपिटल में कुछ भी अमाउंट नहीं आएगा, जबकि एक्चुअल में ये इतनी अमाउंट आई हुई है, तो यहाँ पे कैपिटल में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के आ गया। तो स्टेटमेंट ऑफ रिकवरी में, स्टेटमेंट ऑफ रिकवरी अब क्या है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे शो करना पड़ेगा, इसका अलग से बनता है स्टेटमेंट ऑफ रिकवरी। जैसे हर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री का बना हुआ है, यहाँ पे चार्ज वोटेड अलग अलग बनता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ आप लास्ट में एक चीज़ देख सकते हो, ये समरी जो हमने खोली थी ना, अब इन्होंने ना यहाँ पे एक लाइन लिख दी, जैसे कि इन्होंने सबका टोटल किया, तो टोटल जब किया सभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो चार्ज एक्सपेंडिचर इतना आया, रेवेन्यू पे कैपिटल पे इतना आया, ठीक है, और वोटेड एक्सपेंडिचर इतना आया, और वोटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना आया, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने यहाँ पे लिख दिया चार्ज इतना आया, वोटेड इतना, रेवेन्यू में एक्सेस बता रखा है यहाँ, तो यहाँ लिखा हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रेवेन्यू कैपिटल टोटल फिर वोटेड का लिखा हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे माइनस कर दिया, टोटल रिकवरी शोन इन द अनेक्सर ए। ये जो अनेक्सर ए दिखाया था ना यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, अनेक्सर ए ये क्या बता रहा है, एक्चुअल रिकवरी एडजस्टेड इन अकाउंट्स इन रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर। ये है तो करंट ईयर में ही रिसीव हुए हैं पैसे, लेकिन ये दूसरे साल के हैं,
तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे तो ग्रॉस अमाउंट ले लिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिया कि जो रिकवरी हो चुकी है इनका टोटल यहाँ पे हटा दिया। तो फिर जो टोटल नेट एक्सपेंडिचर हुआ है, नेट एक्सपेंडिचर जो फाइनेंस अकाउंट में भी नेट एक्सपेंडिचर ही दिखाया जाता है, वो इतने अमाउंट का हुआ है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट में स्टेटमेंट ऑफ रिकवरीज आ जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, और स्टेटमेंट ऑफ आइटम्स इसमें कुछ खास नहीं है। ऐसे ही अब ये भी देख लो आप, लास्ट ईयर नेक्स्ट ईयर इसमें यह है कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट ने कैपिटल और लोन इन्वेस्टमेंट को वोटिंग किया, किसके लिए? पीएसयू के लिए। ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अभी पार्लियामेंट ने कितना पैसा दिया था पीएसयूज को कैपिटल और लोन इन्वेस्टमेंट के लिए, और उन्होंने कितना खर्चा किया है। ठीक है, तो ये भी ग्रांट वाइज दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेम ऑफ अंडरटेकिंग इनकी ग्रांट है, ये नंबर एंड नेम ऑफ ग्रांट 3 एटॉमिक एनर्जी, फिर इसके ऊपर टोटल ग्रांट कितनी है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स हमने देख लिए यहाँ पे। इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये पॉइंट और देख लो आप। ये तो कि इसको प्रेजेंट कौन करते हैं। अब क्या होता है कि इन्होंने प्रिपेयर कर दिया, सीजीए ने कंसोलिडेट कर दिया। अब सीजीए सीएजी के पास भेजेगा उसको, सीएजी क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा अकाउंट्स को। अकाउंट्स को सर्टिफाई करने के बाद वो सबमिट कर देगा सीएजी टू द प्रेसिडेंट। और वो किस सेक्शन के अंडर प्रेजेंट करेगा? सेक्शन 11 ऑफ द डीपीसी एक्ट एंड आर्टिकल 151 सबसेक्शन 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अब नेक्स्ट आता है फाइनेंस अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स हमने 2 पढ़े थे ना, तो फाइनेंस अकाउंट देख लेते हैं। फाइनेंस अकाउंट से अब जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स था, इसमें इनका बनता तो है एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स रेलवेज, पोस्टल और डिफेंस का, लेकिन इनका सीजीए कंसोलिडेट नहीं करता। ठीक है, बनता इनका भी है, इनका कंसोलिडेट सीजीए नहीं करता। अब फाइनेंस अकाउंट्स है, इनका सीजीए भी इनको इंक्लूड करता है फाइनेंस अकाउंट्स को। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। और इसमें पब्लिक अकाउंट ऑफ यूटी गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, यूटी की जो ट्रांजेक्शंस होती है ना, वैसे तो यूटी गवर्नमेंट का पब्लिक अकाउंट होता ही नहीं है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांजेक्शन दिखाई जाती है। तो इसके फाइनेंस अकाउंट कौन प्रिपेयर करता है? सीजीए ही प्रिपेयर करता है। सीजीए किस बेसिस पे प्रिपेयर करता है? वो उसके फिगर्स होते हैं, पीएफएमएस से लेते हैं। साइन भी सीजीए करेगा, और काउंटर साइन कौन करेगा? सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर। इसके बाद ये जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो दोनों का सेम ही है, फाइनेंस और एप्रोप्रिएशन का। तो अब हम जाते हैं फाइनेंस अकाउंट्स पे, इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंस अकाउंट से 2023-24 का हमने डाटा निकाल रखा है। यहाँ पे अभी देख भी सकते हैं जो प्रेजेंट किया था ना, ये सीजीए ने अपना सर्टिफिकेट दिया है। ठीक है, सीजीए यहाँ पर क्या बोल रहा है? दिस कंप्लायंस कंटेनिंग फाइनेंस अकाउंट, प्रेजेंट अकाउंट ऑफ रिसिप्टेंट डिस्बर्समेंट, और जो भी रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट के या फिर डेब्ट लाइबिलिटी एसेट्स, वो सब इसमें दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब वैसे ही सीएजी ने भी अपना सर्टिफिकेशन दिया हुआ है, वो भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। सीएजी ने क्या बोला है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। इन्होंने क्या बोला है? ऑडिट रीजनेबल बेसिस पे किया गया है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। और इन्होंने ये लास्ट में ये लाइन भी बोल दी कि ये कुछ ऑब्जर्वेशंस इशू की है। ऑब्जर्वेशन ये रिपोर्ट में अलग से निकलती है इसकी, सीएजी की, तो वो भी पार्लियामेंट में ले डाउन की जाती है, प्रेसिडेंट को सबमिट कर दी जाती है, फिर बाद में वो पार्लियामेंट में ले डाउन करते हैं। अब इसका थोड़ा सा ब्रीफ पार्ट देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। इसमें ना समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस नहीं, इंट्रोडक्टरी समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस बस यही देख लेते हैं इसमें। समराइज स्टेटमेंट, डिटेल अकाउंट में रिसिप्टेंट एक्सपेंडिचर आ गया इनका। ठीक है, ये आप देख लेना इसको डिटेल में। बाकी मैं आपको चलो समरी दिखा देती हूँ, समरी ऑफ ट्रांजेक्शंस इसमें आ गया। इसमें हेड वाइज बनता है सब कुछ, जैसे मेजर हेड में इतना था तो इतना कलेक्शन हुआ है एक्चुअल्स में, 2022-23 में इतना हुआ था, 2023-24 में इतना हुआ है। तो ये मेजर हेडवाइज बनाया हुआ है। उसके बाद जो डिटेल्स में दी हुई है ना, डिटेल्स में सपोज ये हेड खोले 0202, इसके माइनर ऑब्जेक्ट सब कुछ दिया होगा, ये आप इसको खोल के देख लेना। अभी फिर हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप खोल के देख लेना। बाकी इसमें बस शायद एक लास्ट पॉइंट ही बच गया। हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स पढ़ लिया, फाइनेंस अकाउंट्स पढ़ लेना, ये भी पढ़ लिया। अब आता है प्रेजेंटेशन भी पढ़ लिया। अब लास्ट पॉइंट है इसमें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है ना, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट निकालती है हर साल। तो उस केस में क्या होता है कि अगर कोई ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेक है किसी भी मिनिस्ट्री का या पीएसयू का या फिर किसी ऑटोनमस बॉडी का फाइनेंशियल स्टेक है किसमें, ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, या प्रोडक्ट शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट या जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी कंपनी में, तो उसका फाइनेंशियल स्टेक जो है वो एनुअल रिपोर्ट में मेंशन करना है। एनुअल रिपोर्ट में किसी एक मिनिस्ट्री की आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये जैसे माईटी की एनुअल रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एनुअल रिपोर्ट 2024-25 की लेटेस्ट ये। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ओवरव्यू इसका दिया हुआ है, डिजिटल इंडिया, फिर इनके जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वो सब इसमें डिटेल में। तो हर मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट भी प्रिंट होती है। इसमें भी कोई फाइनेंशियल स्टेक दिया नहीं हुआ। तो अब इसमें हमने 2 पार्ट कर लिया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब इसमें कुछ पार्ट्स बचे हुए हैं तो हम इसको बाद में देखेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना और लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसे कंटेंट और भी चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताना, कोई सजेशंस भी देना। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो वो भी बताना प्लीज़। थैंक यू।